हेलो फ्रेंड्स, एसके स्टडी रिसोर्सेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सामान्य ज्ञान की प्रीमियम स्टडी मटेरियल नॉन स्टॉप मिलने वाला है। बस जरूरत है कि आप क्वालिटी स्टडी मटेरियल की खोज में अपने समय को बर्बाद करने के बजाय अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होकर इस चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझें और अपने लक्ष्य को पाएं। तो आइए शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान के इस टॉप 10,000 एमसीक्यू सीरीज के पहले प्रश्न को। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है? यह बढ़ जाता है, यह एक समान रहता है, यह घट जाता है, दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। सही उत्तर होगा घट जाता है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है v इक्वल टू न्यू लेमडा, जिसमें v जो है किसी तरंग की चाल है और न्यू जो है तरंग की आवृत्ति है और लेमडा तरंग दैर्ध्य है। यहाँ पे हम लोग को तरंग दैर्ध्य बताना है, तो इसी फॉर्मूला से हम लोग ये बोल सकते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू v बाई ई न्यू। अब ये चूंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ जा रही है, तो ये नीचे जब बढ़ता है तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा, इसलिए ये लेमडा घट जाता है। तो आवृत्ति बढ़ने पे लेमडा घटेगा। सही उत्तर सी। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है। ऑप्शंस हैं तिल्ली, दिमाग, जिगर, अग्न्याशय। सही उत्तर है जिगर यानी लीवर। लीवर के चोट, बीमारी या सर्जरी के कारण क्षतिग्रस्त हो जाने पर हेप्टोसाइटस नाम की विशेष कोशिकाएं होती हैं जो विभाजित होकर क्षतिग्रस्त ऊतक को चेंज कर देती हैं। यूरिया का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है? अग्न्याशय, यकृत, छोटी आंत, गुर्दे। सही उत्तर है यकृत यानी लीवर। और ये यूरिया बनता कैसे है शरीर में? तो हम लोग जो भी भोजन करते हैं उसमें जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड में बदलता है, जो कि डिकम्पोज होकर अमोनिया बनता है जिससे, और लीवर में कई तरह के एंजाइम उत्पन्न होते हैं जो एंजाइम अमोनिया को यूरिया में बदल देते हैं। और यूरिया एक तरह का अपशिष्ट पदार्थ है जो कि मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवीकरण, व्यतिकरण। सही उत्तर होगा प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन कैसे? तो प्रकाश का अपवर्तन होता कैसे है? जब एक माध्यम से प्रकाश दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है, जब दोनों माध्यमों में प्रकाश का चाल अलग होता है तो ये प्रकाश की किरणें सीधी न चल के थोड़ी सी अपनी सीधी रेखा से मुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे दो माध्यम जो है, एक स्पेस है जहां से तारों से प्रकाश आ रही है, ये वायुमंडल है, तो दोनों में प्रकाश का चाल अलग होता है। ये तो समझ लीजिए कि वैक्यूम है और यहाँ पे वायुमंडल में, तो यहाँ पे प्रकाश की चाल अधिक हो गई, यहाँ पे कम हो गई, तो ये थोड़ी सी मुड़ जाती है। और इस जब मुड़ी हुई रेखा को जब पीछे की ओर खींचेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश यहाँ से ना आके ये यहाँ से महसूस होती है। तो इस टाइप से प्रकाश से जो स्टार से जो भी किरणें आती हैं वो हल्की अपनी सीधी पाथ से विचलित होती नजर आती हैं। इसकी वजह से ये तारे जो हैं अपनी स्थान से थोड़ी सी हिलती डुलती यानी टिमटिमाते नजर आते हैं। प्रकाश का अपवर्तन का अन्य एग्जाम्पल है मृग तृष्णा। और परावर्तन का जो हम लोग नॉर्मल दर्पण यूज करते हैं उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो एक एग्जाम्पल है परावर्तन का। इसी तरह से 3D फिल्मों और 3D चश्मों में पोलराइजेशन इफेक्ट का, लाइट का पोलराइजेशन इफेक्ट का प्रयोग हुआ रहता है। और साबुन के बुलबुलों में कई बार देखे होंगे रंगीन पैटर्न बनता है, उसका रीजन प्रकाश का व्यतिकरण है। और आकाश के नीला रंग क्यों होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग की वजह से। इन अलग अलग प्रॉपर्टीज के आधार पर कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो सबको एक बार याद कर लेना। आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि में भी संगत होना चाहिए। जब ब्लड किसी को देते हैं तो उसमें क्या क्या चेक किया जाता है? तो पहला तो ब्लड ग्रुप होता है ए बी ओ प्लस, इनके साथ कुछ और भी जुड़ा रहता है कई बार, ए प्लस, ए माइनस। ये प्लस माइनस क्या है? यही आरएच फैक्टर है। तो ब्लड ग्रुप के साथ साथ आरएच फैक्टर भी देखा जाता है। और ये आरएच फैक्टर होता क्या है? जब लाल रक्त की कोशिकाओं के सतह पे एक तरह का ये मौजूद प्रोटीन होता है, जिस लाल रक्त की कोशिकाओं पे ये प्रोटीन मौजूद होगा उसको प्लस बोलेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस, और जहां पे मौजूद नहीं होगा वो माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस। तो ये दोनों चीज देखी जाती है, ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर।
इसके साथ ये भी हालांकि देखा जाता है कि संक्रामक रोग से ग्रसित तो नहीं है जो ब्लड देना है, HIV एड्स इत्यादि इन सब से। तो सही उत्तर इसमें तो RH कारक होगा। इसके अलावा इससे जुड़ी अन्य फैक्ट्स भी देख लेते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज पुरुष में होता है 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ये ग्राम पर डेसीलीटर भी कई बार यूनिट पूछा जाता है एग्जाम्स में कि हीमोग्लोबिन का यूनिट क्या होता है, तो याद रखना है। और महिलाओं में जो होता है औसत रेंज होता है 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। और कोई डोनर का जो कोई रक्त दान करना चाहता है तो उसका एक वैल्यू होता है कि उससे नीचे रहने पे हीमोग्लोबिन वो डोनेट नहीं कर सकता। तो महिला यदि होगी तो 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर और पुरुष होगा तो 13.0 ग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर रहने पे ही हीमोग्लोबिन, इससे ज्यादा होगा तो ही वो किसी को ब्लड दे पाएगा, अदरवाइज नहीं दे सकता है। और इसकी जरूरत कब पड़ती है रक्तदान की? जब किसी का हीमोग्लोबिन का स्तर जो है 7 या 8 ग्राम पर डेसीलीटर से नीचे हो जाता है। ये होता कब है? तो किसी ऑपरेशन की कंडीशन में, किसी एक्सीडेंट की कंडीशन में इसकी जरूरत पड़ती है। HIV निदान के लिए किया जाने वाला परीक्षण है पैप स्मीयर, एलिसा, DNA, मैंटॉक्स। ये चारों एक अलग अलग टाइप के टेस्ट हैं। पैप स्मीयर तो ये कैंसर के लिए होता है, सही उत्तर एलिसा है। गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स में कैंसर के शुरुआती लक्षणों की जांच के लिए पैप स्मीयर होता है। और मैंटॉक्स जो होता है टीबी रोग के लिए परीक्षण में यूज होता है। ये याद कर लेना चाहिए इसको। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है दाब पर, घनत्व पर। यह दाब, ताप और घनत्व से स्वतंत्र है। ताप पर। सही उत्तर है सी, यह दाब, ताप और घनत्व से स्वतंत्र है। प्रकाश की गति माध्यम के अपवर्तक सूचकांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको बोलते हैं उस पर निर्भर करता है। और प्रकाश की गति जो होती है निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद वायु यानी हवा में उस होती है, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम जो होती है ठोस में होती है। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? एशियाई बाघ मच्छर, एडीज, क्यूलेक्स, एनाफिलिस। ये मच्छरों से आधारित प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा एडीज। ये एनाफिलिस मच्छर है और ये एडीज मच्छर है। तो एडीज मच्छर और का पहचान के लिए बताया जाता है कि इसमें व्हाइट, ये सफेद कलर के जो डॉट देख रहे हैं, और ब्लैक स्पॉट, व्हाइट और ब्लैक और व्हाइट का स्पॉट बना रहता है, ये डेंगू मच्छर होते हैं और इसके टाइप को एडीज बोला जाता है। ये अलग अलग मच्छरों से होने वाले रोगों की जानकारी दी गई है। जैसे मलेरिया तो एनाफिलिस मच्छर की वजह से होता है, फाइलेरिया क्यूलेक्स, जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है क्यूलेक्स की वजह से, और बाकी जितने बच गए मच्छरों से होने वाले डिजीज वो सारे एडिस इजिप्टी की वजह से होते हैं। डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, पीत ज्वर या जीका वायरस। इसको याद रखने का एक ट्रिक है, रिया एनफ जापानी फाइल क्यों डीसीपीजी इजिप्ट गए हैं? रिया से बन गया मलेरिया, एनफ मतलब एनाफिलिस, तो मलेरिया हो गया एनाफिलिस की वजह। जापानी से हो गया जापानी इंसेफ्लाइटिस, और फाइल से हो गया फाइलेरिया। तो ये दोनों किससे बनता है? क्यू मतलब क्यूलेक्स, तो क्यूलेक्स से बन जाएगा जापानी इंसेफ्लाइटिस और फाइलेरिया। डीसीपीजी, तो डी से डेंगू, ची से चिकनगुनिया, पी से पीत ज्वर या पीला बुखार, जी से जीका वायरस। तो इन सब का रीजन क्या है? इजिप्ट से रिलेटेड क्या वर्ड बनता है? इजिप्टी। तो एडिज इजिप्टी की वजह से डेंगू, चिकनगुनिया, पीत ज्वर और जीका वायरस संक्रमण, ये सब इसकी वजह से होता है। ऐसे याद रख सकते हैं आप। पीला बुखार, येलो फीवर यानी पीत ज्वर भी जिसको बोलते हैं, ये किसी नाम से भी पूछ सकता है। मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? मादा मच्छर के काटने से, नर मच्छर के काटने से, पानी, वायु। तो ये हमेशा याद रखिए कि मच्छरों से यदि होता है कोई रोग तो हमेशा मादा मच्छर ही काटती है। तो इसमें ये मच्छर के काटने से होता है, और सही उत्तर होगा मादा मच्छर। मादा मच्छर क्यों काटते हैं? नर मच्छर काटते नहीं है। मादा मच्छरों को अपने अंडों के विकास के लिए रक्त से प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो काटती हैं। सामान्य बातचीत के शोर का स्तर कितना होता है? ऑप्शंस हैं 60 डेसिबल, 70 डेसिबल, 80 डेसिबल, 90 डेसिबल। सही उत्तर है 60 डेसिबल। मानव श्रवण की क्षमता जो होती है, यदि डेसिबल में बात करें तो 0 डेसिबल से 120 से 130 डेसिबल तक होती है।
और यदि हर्ट्ज में बात करें तो वो करीब 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज की रेंज में होती है। और डेसिबल क्या है, कई बार ऐसे भी पूछ सकता है कि डेसिबल किसकी इकाई है। तो डेसिबल जो है तीव्रता की इकाई होती है और हर्ट्ज जो होती है आवृत्ति की इकाई होती है। तो ये सारे फैक्ट्स याद कर लेना। इंफ्रासोनिक ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। अभी इससे जुड़े और अन्य फैक्ट्स भी हैं। इंफ्रासोनिक ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होने पर उसको इंफ्रासोनिक बोलते हैं। और ये कौन से लोग इसको उत्पन्न कर सकते हैं, तो व्हेल और हाथी ये ध्वनियां उत्पन्न कर सकती हैं। और एक होता है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक मतलब 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर। अब ये देखो, लोअर रेंज जो है मानव श्रवण का 20 हर्ट्ज है, इससे नीचे गया तो इंफ्रासोनिक हो गया, इससे ऊपर गया तो अल्ट्रा हो गया, अल्ट्रासोनिक। तो ये कौन उत्पन्न कर सकता है, चमगादड़ और डॉल्फिन ये ध्वनियां उत्पन्न कर सकती है। इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल इसको ध्यान से याद कर लेना। सुपरसोनिक क्या होता है, सुपरसोनिक होता है किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से भी अधिक, तो इन सबसे पार होता है, सबसे ऊपर होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा है? ऑप्शंस हैं लाल, नीला, गुलाबी, काला। सही उत्तर होगा नीला। ये आप देख सकते हैं, ये ऑक्टोपस है। यहाँ पे ये थोड़ा सा नीले रंग का प्रतीत हो रहा है। और ये नीला रंग उनके खून में कॉपर की प्रेजेंस की वजह से, यानी तांबे की मात्रा होती है उनके खून में, थोड़ा ज्यादा होता है, इसी कारण उनके खून का रंग नीला हो जाता है। मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदे क्यों नहीं बनती? ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले तो ये देखते हैं कि क्या कंडीशंस में ओस की बूंदे बनती हैं। आसमान साफ होना चाहिए, हवा शांत होनी चाहिए, उच्च सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए, ठंडी और लंबी रात होनी चाहिए, तापमान पानी के हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। भूपृष्ठ से निर्मुक्त विकिरण को बादल अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करते तो टेम्परेचर पृथ्वी का कम ही रहता, तो उस कंडीशन में बन सकता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। मेघाच्छादित रात में भूपृष्ठ का तापमान कम होता है, कम क्यों होगा? आगे पढ़ते हैं। पहले पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। ये फिजिबल लग रहा है कि ये यदि मान लीजिए कि ये क्लाउड है और ये अर्थ सरफेस है, तो यहाँ से जो हीट रेडिएशन निकलता है ये क्लाउड में जाकर टकराता है और ये फिर वापस ये पृथ्वी को ही भेज देता है वायुमंडल में। तो इसकी वजह से ये पूरा टेम्परेचर जो है हॉट ही रहता है, गर्म रहता है। और ये हम लोग कंडीशन पढ़े कि ठंडी होनी चाहिए तापमान। तो ये एक उपयुक्त ऑप्शन लग रहा है। चौथा है बादल बहते हुए पवन को भूमि तल की ओर विक्षेपित कर देते हैं। तो ये उतना उपयुक्त नहीं लग रहा है, तो सही ऑप्शन सी है। और ये टेम्परेचर यदि हिमांक बिंदु से भी कम हो जाए तो ये फ्रॉस्ट बनता है, जिसको हम लोग पाला बोलते हैं कि पाला गिर रहा है। इसीलिए ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ऊपर रहेगा तो ओस बनेगा और कम रहेगा तो ये फ्रॉस्ट पाला बनता है। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं बोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सही उत्तर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बाकी का देखिए क्या यूज है। बोरिक एसिड का एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये डायरेक्ट इससे भी पूछ सकता है कि बोरिक एसिड का यूज कहाँ होता है, तो ये याद रखिए एंटीसेप्टिक के रूप में। एसिटिक एसिड सिरका वगैरह में एसिटिक एसिड होता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसको तेजाब भी बोलते हैं, ये बैटरी वगैरह में प्रयोग होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? अभी हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पढ़ा कि पाचन के लिए यूज होता है, लेकिन किस अंग में यूज स्रावित होता है? आत्र, यकृत, अमाशय, अग्नाशय। सही उत्तर है अमाशय। HCl पेट में एक अम्लीय वातावरण बनाता है जो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में सक्रिय करने के लिए आवश्यक है। बैक्टीरिया के साथ साथ अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीवों को भी नष्ट करने में मदद करता है। ये प्रयोग है, ये यूज है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का शरीर के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है? डिप्थीरिया, यक्ष्मा, आंत्रज्वर, टाइफाइड, कंठमाला का रोग। अच्छा, इसमें जो यक्ष्मा को ट्यूबरक्लोसिस, टीबी ये सब बोलते हैं, ईस्ट
में भी कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि यक्ष्मा लिखा है तो क्या हुआ। यक्ष्मा, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस सब एक ही होते हैं। तो और उसी टाइप से आंत्रज्वर, टाइफाइड को ही बोलते हैं। तो सही उत्तर है इसमें जीवाणु से नहीं होता है, क्वेश्चन है तो ये वायरस से होता है। ये देखिए, ये बैक्टीरियम आया, इसमें भी बैक्टीरियम आया है, और ये जीवाणु आया है। तो ये 3 तो बैक्टीरिया से होते हैं, डिप्थीरिया, यक्ष्मा, आंत्रज्वर। कंठमाला का रोग ये मम्प्स वायरस की वजह से होता है, तो ये जीवाणु की वजह से नहीं होता है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका टाइफाइड, या कभी पूछेगा आंत्रज्वर किस जीवाणु की वजह से होता है, तो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु की वजह से होता है। ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा, इससे अलग अलग तरह के कई प्रश्न बनते हैं। मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। ऑप्शंस हैं प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। सही उत्तर है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, और फाइब्रिनोजेन जो है थ्रोम्बिन की उपस्थिति में, ये मतलब प्रेजेंट रहने की वजह से फाइब्रिनोजेन जो है फाइब्रिन में परिवर्तित होता है, जो कि रक्त का थक्का जिसकी वजह से बनता है। तो सही उत्तर प्रोथ्रोम्बिन है। अच्छा, प्रोथ्रोम्बिन बनने के लिए, प्रोथ्रोम्बिन उत्पादन के लिए विटामिन के आवश्यक है। तो हम लोग तो ये तो हमेशा सुनते हैं कि रक्त का थक्का विटामिन के की वजह से बनता है। तो विटामिन के की वजह से पहले प्रोथ्रोम्बिन बनता है, जिसे थ्रोम्बिन बनता है, और फाइनली ये फाइब्रिन बनता है। ए बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति, 4 ऑप्शन हैं। ए, बी और ओ रक्त वर्ग वाले लोगों को रक्तदान कर सकता है। सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, न तो एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है और न ही एक सार्वभौमिक दाता है। ये ब्लड ग्रुप है विभिन्न, इसमें से ये देख सकते हैं कि ए बी प्लस में जो है सारे ब्लड ग्रुप इसको दे सकते हैं, यानी कि सार्वभौमिक मतलब किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है ये। तो सही ऑप्शन सी होगा। एक चीज यहाँ पे और देखने लायक है कि ओ नेगेटिव जो है दाता का काम करता है हर ग्रुप के लिए, सबको दे सकता है ओ नेगेटिव। तो सार्वभौमिक रक्तदाता यदि पूछता तो ये ओ नेगेटिव जाता। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। काली खांसी का, छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर भी जिसको बोलते हैं, के एक स्वरूप का, निमोनिया का, इन्फ्लुएंजा का। सही उत्तर है छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस का। ये इसको ऐसे भी पूछ सकता था कि मेनिंजाइटिस किसकी वजह से होता है, तो ये याद रखना है कि बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और मेनिंजाइटिस ये दोनों इंटर रिलेटेड है। अच्छा, काली खांसी किसकी वजह से होता है? काली खांसी इसको बैक्टीरिया बोर्डेटेला पर्टुसिस, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये याद रख लीजिएगा। काली खांसी बैक्टीरिया से होता है, बोर्डेटेला पर्टुसिस। और इसको कुकुर खांसी, काली खांसी या हुपिंग कफ, पर्टुसिस किसी भी नाम से पूछ सकता है, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। और निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इसके वजह से होता है। और इन्फ्लुएंजा ये इसका इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। चिकन पॉक्स यानी चेचक किस वायरस के कारण होता है? ऑप्शन है वेस्ट नाइल, वेरिसेला, हर्प्स सिंप्लेक्स, राइनो वायरस। वेरिसेला का नाम सुनते होंगे, बच्चों को वैक्सीन दी जाती है शुरुआत में, जो टीकाकरण होता है वो एक्चुअली चिकन पॉक्स के लिए ही होता है। तो सही उत्तर है वेरिसेला। वेस्ट नाइल वायरस से क्या होता है? एन्सेफेलाइटिस। ये भी कई बार पूछा जाता है कि एन्सेफेलाइटिस किस वायरस की वजह से होता है, तो वेस्ट नाइल। मेनिंजाइटिस किसकी वजह से होता है, तो वेस्ट नाइल। इसको आप जैसे लिंक करके याद रख सकते हैं रख लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हर्पस सिप्लेक्स यौन संचारित रोग यानी एसटीडी इस इस वायरस की वजह से होता है। राइनो वायरस जो सामान्य सर्दी जुकाम जो होते हैं वो राइनो वायरस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, सामान्य सर्दी जुकाम किस वायरस से होते हैं, तो राइनो वायरस से।
खसरा किसकी वजह से होता है? जीवाणु, वायरस, फंगस, चूहा। सही उत्तर है वायरस की वजह से। चूहा की वजह से भी कुछ रोग होते हैं, जो कि प्लेग, एक बार सुने होंगे कि चूहा की वजह से काफी महामारी फैली थी, वो प्लेग। तो ये वही चूहा की वजह से होता है। हंता वायरस, लेप्टोस्पायरोसिस, ये चूहे की वजह से होती है। निमोनिया एक संक्रमण है, किस चीज का? निमोनिया तो ये बहुत कॉमन है, पता होगा आप लोगों को। तंत्रिका तंत्र का तो नहीं हो सकता है, रक्त का भी नहीं है, त्वचा का भी नहीं है, ये फेफड़ा का है। सही उत्तर फेफड़ा है। डैश रोग मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है। तो व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों मतलब कहीं काम करने वाले जगहों पे जो स्वास्थ्य के खतरे होते हैं, वो कमर व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे होते हैं। तो साइफिलिस, सिरोसिस, सिलिकोसिस, पार्किंसंस। तो इसमें सही उत्तर है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस जो है माइनिंग में, उत्खनन में, निर्माण आदि, कंस्ट्रक्शन, धूल वगैरह जहां उड़ता है आदि उद्योगों में काम करने वाले लोगों को हो सकता है। साइफिलिस जो है ये एसटीडी जिसको बोलते हैं, यौन संचारित जीवाणु संक्रमण है। सिरोसिस जो है ये यकृत, लीवर का एक रोग है। हेपेटाइटिस बी ज्यादा, हेपेटाइटिस बी जो है जो ये और लंबे समय से शराब पीने से होता है। पार्किंसंस आनुवंशिक रोग है। ये कई बार ये भी क्वेश्चन देगा, 3-4 ऑप्शन आपको देकर बोलेगा कि इनमें से आनुवंशिक रोग कौन सा है। तो पार्किंसन जो है आनुवंशिक कारण के साथ साथ पर्यावरण विषमताओं की वजह से भी होता है ये। तो इसका सही उत्तर हो गया इस क्वेश्चन का सी, सिलिकोसिस। रक्ताल्पता स्थिति किसके वजह से होती है? रक्ताल्पता मतलब, अल्पता मतलब कमी, तो रक्त की कमी। तो रक्त मेनली क्या है? रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कण, उसी की वजह से मेन रक्त होता है। तो इसमें वही होना चाहिए। देखिए प्लेटलेट्स की कमी नहीं, इससे नहीं है। आरबीसी, डिफेंसिव आरबीसी, आरबीसी है, लाल रक्त कण है, तो ये सही उत्तर होगा। बाकी ऑप्शन देखते हैं। डब्ल्यूबीसी की कमी नहीं, इसकी वजह से नहीं, ऑक्सीडेंट की कमी। तो सही उत्तर है बी, आरबीसी की कमी। प्लेटलेट्स की कमी से क्या डिजीज होता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, बिल्कुल याद कर लीजिए। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया किसकी वजह से होगा? तो ये ऑप्शन दे देगा आपको। तो इसमें से आपको प्लेटलेट्स चुनना है। ल्यूकोपेनिया किसके वजह से होगा? तो डब्ल्यूबीसी की कमी से होगा। और एनीमिया किसकी वजह से होगा? तो आरबीसी की कमी से होगा। हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में साधारणतया निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किनको विचार में लिया जाता है? ये आप न्यूज में सुनते होंगे कि दिल्ली का एयर क्वालिटी काफी खराब हो गया है। बट उस एयर क्वालिटी को मापने के लिए किन किन पैरामीटर्स को देखा जाता है, वही क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहले तो ये जानते हैं कि क्या क्या पैरामीटर होते हैं। ये 8 पैरामीटर होते हैं, बिल्कुल आसान है याद करना। PM10, PM25, तो दो हो गए पार्टिकुलेट मैटर। और उसके अलावा गैसेस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, सीसा। अब इसमें से मैच करिए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए एक इंपॉर्टेंट गैस, ये इसका पार्ट नहीं है। ये है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन भी नहीं है, तो ये भी कट गया। तो 2, 3, 4 वाला ऑप्शन हम लोग का सही होगा। तो ये है सही उत्तर बी है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? ऑप्शन है पल्मोनरी शिरा, अल्वेओली, पल्मोनरी धमनी, महाधमनी। तो इसमें सबसे पहले ये समझते हैं कि धमनी क्या होता है, शिरा क्या होता है, और साथ में शुद्ध और अशुद्ध रक्त क्या है। धमनी का काम है ऑक्सीजन से युक्त खून, ऑक्सीजन से युक्त खून को ही शुद्ध खून बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, इस शुद्ध खून को हृदय के द्वारा अन्य अंगों तक पहुंचाता है। और शीरा का काम जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी अशुद्ध खून को वापस
हृदय तक पहुंचाता है। तो धमनी मतलब शुद्ध, शिरा मतलब अशुद्ध। कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि धमनी शुद्ध है कि शुद्ध खून से संबंधित है। तो इसको याद करने का तरीका है एक ट्रिक, शीर से निकले आंसू। तो शीर से बना लीजिए शीरा और आंसू से बना लीजिए अशुद्ध। ऐसे भी सोच सकते हैं कि आंसू कहाँ से निकलता है, आंख से निकलता है। आंख कहाँ है, शीर में। तो शीर से निकले आंसू और इस पे बन गया शीरा से अशुद्ध खून। इसके अलावा एक और होता है पल्मोनरी शिरा और पल्मोनरी धमनी। तो ये पल्मोनरी वर्ड जो है, ये जिसमें शब्द ये जुड़ जाएगा तो पहले वाले का मीनिंग, कार्य जो है उल्टा हो जाएगा। तो शिरा अशुद्ध खून से जुड़ा है तो पल्मोनरी शिरा जो है शुद्ध खून से जुड़ा हो जाएगा। ठीक है, धमनी शुद्ध खून से जुड़ा हुआ है तो पल्मोनरी धमनी अशुद्ध खून से जुड़ा हो जाएगा। तो ठीक है, अब इसमें ये देखते हैं पल्मोनरी शिरा। अभी हमने बताया फुफ्फुस फेफड़ों से अक्सीकृत रक्त लेकर उस हृदय तक पहुंचाती है। अक्सीकृत रक्त मतलब शुद्ध खून। ठीक है, अल्वेओली, यहाँ फेफड़े और रक्त ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करते हैं। पल्मोनरी धमनी, धमनी शुद्ध हो गया, पल्मोनरी धमनी अशुद्ध हो जाएगा। तो हृदय के दाहिने भाग से बी ऑक्सीकृत, डी ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन रहित, तो ऑक्सीजन रहित हो गया तो अशुद्ध खून हो गया, को फुफ्फुस फेफड़ों में ले जाती है। तो ये क्या पूछ रहा था, अशुद्ध रक्त संचार पूछ रहा था। तो सही उत्तर तो यही होना चाहिए, पल्मोनरी धमनी। और महाधमनी क्या होता है, शरीर की सबसे बड़ी धमनी, और मुख्य धमनी भी यही महाधमनी है। धमनियां यानी आर्टरीज रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, टॉक्सिन्स, लिपिड्स। सही उत्तर होगा ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि धमनियां जो होती हैं शुद्ध रक्त का वहन करती हैं और शुद्ध रक्त क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त। और शिराएं क्या होती हैं, अशुद्ध रक्त को वहन करने वाली यानी ऑक्सीजन रहित रक्त को। और इसमें जब कभी भूल गए तो क्या ट्रिक अपनाना है, शीर से निकले आंसू। और शीर जो है इससे मिलता जुलता शब्द क्या है, शिराएं, और आंसू से मिलता जुलता शब्द अशुद्ध। तो शिराएं जो है अशुद्ध रक्त से संबंधित हो गई तो बच गया क्या, धमनी। तो धमनियां किससे संबंधित हो गई, शुद्ध रक्त से। और शुद्ध रक्त को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन युक्त। तो सही उत्तर इसमें ऑक्सीजन होगा। और ये कभी फुफ्फुसीय धमनियों के बारे में भी पूछ सकता है, फुफ्फुसीय शिराओं के बारे में भी पूछ सकता है। तो जस्ट उनका काम उल्टा हो जाता है जब फुफ्फुसीय उसमें लग जाए। जैसे धमनी शुद्ध रक्त से संबंधित है, फुफ्फुसीय लग गया तो ये देखिए अशुद्ध हो गया। और उसी टाइप से शिराएं किससे संबंधित है, अशुद्ध रक्त से, और इसमें फुफ्फुसीय लग जाएगा तो ये शुद्ध रक्त का वहन करने वाली हो जाएंगी। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किसके भीतर रखा जाता है, पानी, तेल, केरोसिन, तरल हाइड्रोजन। सही उत्तर है केरोसिन। क्या होता है पानी के संपर्क में आने पे, सोडियम इसके साथ पानी के संपर्क में आने पर इसमें विस्फोट हो जाता है, क्योंकि सोडियम एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, इसीलिए इसको केरोसिन के अंदर डुबा के रखते हैं। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि रिक्त स्थान खराब होने से बचे, आग पकड़ने से बचे, स्थायित्व सुनिश्चित हो, बच्चों के पहुंच से दूर रहे। सही उत्तर है आग पकड़ने से बचे। क्या होता है कि जब ये खुले में फास्फोरस रहता है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक उष्मा उत्पन्न करता है, और चूंकि फास्फोरस का ज्वलन बिंदु जो होता है काफी कम होता है तो इसकी वजह से वो आग पकड़ सकता है। जो सफेद फास्फोरस होता है उसका बहुत कम ही 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि गर्मियों में तो 40, 47, 45, 48 डिग्री टेम्परेचर 50 भी पहुंच जाता है, और नॉर्मल भी 30-32 डिग्री टेम्परेचर रहता है। हालांकि उसमें लाल फास्फोरस का भी मिश्रण रहता है जिसका ज्वलन बिंदु है 260 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी वजह से फास्फोरस को हमेशा पानी में उसको डुबा कर रखा जाता है। मृग मरीचिका यानी मिराज मुख्यतः रोशनी के डैश से बनती है। ऑप्शन है प्रतिबिंब, छितराव, डिफ्यूजन जिसको बोलते हैं, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, बिखराव यानी स्कैटरिंग। तो सही उत्तर होगा ये रिफ्रैक्शन। अपवर्तन का एग्जाम्पल है मृग तृष्णा, तारों का टिमटिमाना, जैसे कि शुरू में हमने एक प्रश्न देखा था। प्रकीर्णन की वजह से आसमान का रंग नीला दिखता है,
और व्यतिकरण की वजह से साबुन के बुलबुलों पे या तेल में रंगीन कलर का पैटर्न बनता है। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है? ऑप्शन है कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन। सही उत्तर है सल्फर। वास्तव में ये जो यौगिक होता है सिन प्रोपेनेथियल एस ऑक्साइड यानी C3H6OS, और ये इसमें देख रहे हैं ये एस यही सल्फर है, इसी के वजह से आंखों में जलन पैदा होती है। और ये एक तरह का लैक्रोमेट्री एजेंट का काम करता है ये यौगिक। लैक्रोमेट्री एजेंट यानी अश्रुकारी। और ये करता क्या है, तो ये आंखों की लैक्रिमल ग्रंथि जो होती है उसको उत्तेजित करता है, जिनसे आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। डैश की उपस्थिति के कारण हमें यह गंध महसूस होती है जिससे हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। कौन सी गैस होती है? ऑप्शंस दिया है नाइट्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर होगा सल्फर यौगिक। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि पेड़, ये तो बहुत आसान सवाल है, ये मैक्सिमम को पता होगा, क्योंकि रात में पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, इसलिए रात में पेड़ के नीचे नहीं सोने का एडवाइस किया जाता है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान तो ठंडा होना चाहिए? नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये टेम्परेचर जो है एक्चुअली बढ़ जाता है। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रखने पर रेफ्रिजरेटर कमरे में पहले की तुलना में अधिक गर्मी निकालता है। रेफ्रिजरेटर ठंडा कैसे करता है? एक तरफ यदि ठंडा करता है तो पीछे देखते हो एग्जॉस्ट फेंकता है, तो वो गर्म हवा फेंकता है, तो खुला रखने की वजह से उसको ज्यादा एरिया ठंडा करना पड़ रहा है, तो उसके लिए ज्यादा एग्जॉस्ट निकालेगा, इसलिए वो कमरे का तापमान बढ़ने लगता है। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो पंख सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगा, रबर की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगी, यानी बताना है कि कौन सा सबसे पहले पहुंचेगा। तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि उन पर जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स है। क्योंकि निर्वात में कोई पदार्थ होता नहीं है कि उस पर और कोई फोर्स लगे या जिसको प्रतिरोध बोल सकते हैं, इसलिए समान फोर्स लगने की वजह से वो एक साथ पहुंचेंगे जमीन पर। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है, उनकी कठोरता समान है, उनकी विद्युत चालकता समान है, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सही उत्तर है कि वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ये डायमंड का हो गया, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और ये ग्रेफाइट हो गया, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो दोनों का अलग अलग हो गया, और हीरा तो उन विद्युत चालकता विद्युत का कुचालक है, लेकिन ये चालक है। कठोरता में ये सबसे ज्यादा कठोर होता है, इसलिए सही उत्तर ये है। उष्म गतिकीय थर्मोडायनामिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? ग्रेफाइट सही उत्तर है। फ्लोरीन भी कार्बन का ही अपरूप है, और ग्रेफाइट में प्रति कार्बन एक डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये कार्बन परमाणुओं के बीच अधिक आकर्षण पैदा करते हैं, जिससे बंधन मजबूत होते हैं और संरचना को अधिक स्थिरता मिलती है। ये कारण है कि कार्बन सबसे स्टेबल होता है। ये ग्रेफाइट जो है कार्बन का सबसे स्टेबल रूप होता है। नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? सही उत्तर है मीथेन। अच्छा, मीथेन बहुत सारे गैसों में पाया जाएगा, ऐसे आगे देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। प्राकृतिक गैस में मीथेन लगभग 90%, इथेन, ब्यूटेन इत्यादि भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है मीथेन होता है। मीथेन
इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मीथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं। मार्स मतलब कीचड़ दलदल। और ये देख रहे हैं कि ये प्राकृतिक गैस कहाँ से निकल रहा है, समुद्र तल के उसके बेड जो बोलते हैं वहां से निकलता है। तो पानी के नीचे क्या रह सकता है, यहाँ पे कीचड़ वगैरह रहेगा। तो एक तरह से ऐसे समझने के लिए, याद रखने के लिए ये रख सकते हैं कि ये मीथेन है सही उत्तर, प्राकृतिक गैस में मैक्स मुख्य होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है? हाइड्रोजन जो है ग्रीन हाउस नहीं है, बाकी ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस देखिए क्या क्या होता है, मीथेन, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2, ओजोन इत्यादि होती हैं। और यहाँ पे एक ध्यान रखिए, CO जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बायोगैस का प्रमुख हिस्सा डैश होता है। ऑप्शन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर है मीथेन। बायोगैस की विशिष्ट संरचना इस प्रकार से है, CH4 यानी मीथेन 50 से 80%, बाकी CO2 जो है 15 से 50% हो सकता है, और इसके अलावा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इत्यादि होते हैं। बायोगैस पानी की उपस्थिति में लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बायोमास के अवायवीय क्षरण द्वारा उत्पन्न गैसों का एक मिश्रण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी LPG का प्रमुख घटक है? ऑप्शंस हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। मीथेन प्राकृतिक गैस बायोगैस का मुख्य घटक होता है। इथेन भी प्राकृतिक गैस में पाया जाता है। LPG में प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन मुख्यतः इंडिया के संदर्भ में है। तो इंडिया में LPG में प्रोपेन लगभग 40 से 50% के अंदर में होता है, और ब्यूटेन जो होता है 50 से 60% के आसपास होता है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कंपोजिशन होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में मैक्सिमम प्रोपेन होता है, US में मैक्सिमम प्रोपेन ही होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ब्यूटेन। और ब्यूटेन में भी जो मुख्य घटक होते हैं ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होते हैं LPG में। और एक इससे रिलेटेड जानकारी है, LPG में इथाइल मेरकैप्टन मिलाया जाता है। मेरकैप्टन में ये सल्फर होता है एक्चुअली, और ये बताता है जब भी गैस का रिसाव होता है तो एक अलग तरह की स्मेल आता है, जिससे पता चलता है कि गैस का रिसाव हुआ है। वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? ऑप्शन है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सही उत्तर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। अब इसमें चूंकि ये नाइट्रिक ऑक्साइड भी रहता तो फिर दिक्कत होता, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है नाइट्रस ऑक्साइड होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसके लिए सही एक तरीका है, एक ट्रिक है याद रखने का कि ये किस गैस की बात हो रही है, हंसाने वाली। तो हंसाने में हंस हो गया। अब नाइट्रस नाइट्रिक में कभी कंफ्यूज हो गए तो नाइट्रस में लास्ट में क्या है, ट्रस, और ये हंस, एक रैमिंग टाइप का बन रहा है, ट्रस और हंस। तो इसे कभी भी कंफ्यूजन हो हंसने वाली गैस, तो नाइट्रिक नाइट्रस में कंफ्यूजन हो तो ये सोचो कि हंस और नाइट्रस ये दोनों रैमिंग हो रहा है, तो यानी कि सही उत्तर होगा हंसाने वाली का नाइट्रस। इस टाइप से आप आसानी से याद करके रख सकते हैं इसको। अच्छा, एक आंसू गैस होता है, आंसू गैस में क्या होता है, क्या केमिकल रहता है, साइनोजेन क्लोराइड। ये याद रखना, कई बार आंसू गैस के बारे में पूछ सकता है। तो इसमें देखिए कार्बन नाइट्रोजन क्लोराइड ये मिले हुए हैं इसमें। इसके अलावा ये भी ये आंसू गैस का ही काम करता है, 2 क्लोरोबेंजाल मेलोनोनी ट्रायल या क्लोरोपिक्रीन। इन सब में देखिए नाइट्रोजन और क्लोरीन जो है ना ये मुख्य है, और कार्बन। तो इस टाइप का कोई ऑप्शन यदि आता है आंसू गैस में, तीन तीनों में से कोई भी दे सकता है, तो ये ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे मार्श गैस भी कहा जाता है? ऑप्शंस है प्रोपेन, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन। सही उत्तर है मीथेन। मीथेन को मार्स गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दलदली स्थानों की सतह पर पाया जाता है, और दलदल जो है, दलदल को इंग्लिश में मार्श बोलते हैं, इसलिए मीथेन गैस को मार्स गैस भी बोला जाता है।
हवा में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होता है? ये भी बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन है 74%, 76%, 78% और 80%। सही उत्तर होगा 78%। ये हवा का कॉम्पोजिशन होता है जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन जो है लगभग 21% के आसपास, आर्गन होता है लगभग 1% के आसपास, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? ऑप्शंस है पानी, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है नाइट्रोजन। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है। ऑप्शंस हैं बैक्टीरिया, वायरस, परमाणु प्रोटीन, रेडियोधर्मी पदार्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट होते क्या हैं। ये ऐसे अपशिष्ट मतलब विकार पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, कवक और कुछ अन्य जैसे प्राकृतिक कारकों या हीट हो गया, तापमान हो गया, ऑक्सीजन इत्यादि जैसे अजैविक तत्वों द्वारा विघटित हो सकते हैं। तो इसमें सही उत्तर होगा बैक्टीरिया। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है आंत में, लीवर में, किडनी में, मस्तिष्क में, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर होगा इसका मस्तिष्क में। ये मस्तिष्क का चित्रण है और ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है इसका साइज लगभग मटर के दाने के बराबर या उससे थोड़ा कम होता है। इसको ही पीयूष ग्रंथि बोला जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। इस टाइप से भी सवाल पूछ सकता है। और इसका मुख्य फंक्शन होता है वृद्धि या भोजन का ऊर्जा के रूप में परिवर्तन के लिए जो आवश्यक हार्मोन होते हैं या प्रजनन के लिए उसको स्रावित करना। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? एक्स किरणें, सूक्ष्म तरंगे, पराध्वनि तरंगे, परावैगनी किरणें। सही उत्तर है अल्ट्रासाउंड वेव्स यानी पराध्वनि तरंगे। अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। सामान्य मनुष्य के सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। 20 किलो हर्ट्ज मैक्सिमम लिमिट है। इसके ऊपर की जो तरंग होती है वो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती है। और अल्ट्रासाउंड जांच को सोनोग्राफी परीक्षण यह भी कहा जाता है जो कि डॉपलर प्रभाव पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? यानी ऐसा जीव जिसमें सिर्फ एक कोशिका होता है। ऑप्शन है प्रोटोजोआ, एंथ्रोपॉड्स, एकिनोडर्म्स, एनेलिड्स। सही उत्तर है प्रोटोजोआ। इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है। एक कोशिकीय जीव का अन्य उदाहरण में जैसे बैक्टीरिया होता है, एक तो प्रोटोजोआ हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एंट अमीबा, क्लेमाइडोमोनास। इससे संबंधित प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो ये याद करके रखना है। कवक एक कोशिका ईस्ट या कई कोशिकाओं से मशरूम बना हो सकता है। कवक जो है एक भी कोशिका हो सकता है, जैसे ईस्ट में एक कोशिका होता है, और मशरूम भी एक कवक है, लेकिन ये ज्यादा एक से ज्यादा कोशिका होता है इसमें। विषाणु एक ऐसा है जो अकोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए कितना ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। एक कोशिका का पूछे तो प्रोटोजोआ हो सकता है, अमीबा हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, एंट अमीबा हो सकता है। और बिना कोशिका को होगा यानी अकोशिकीय जीव तो विषाणु होगा। और ये कवक क्या होगा? तो ये एक का भी हो सकता है, मल्टी भी हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? मैमल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अफ्रीकन हाथी, नर दरियाई घोड़ा, ब्लू व्हेल, नर हैमरेड शार्क। सही उत्तर होगा ब्लू व्हेल। इसका एक देखते हैं साइज क्या क्या होता है। अफ्रीकन हाथी लगभग 12 फीट का होता है। इसकी वजन करीब 5.5 टन होता है। दरियाई घोड़ा इसका निश्चित रूप से हाथी से कम होना चाहिए, तो 2 टन का ही होता है, 10 फीट के लगभग होती है इसकी लंबाई। और ब्लू व्हेल की लंबाई होती है लगभग 98 फीट के आसपास, एवरेज, ये औसत है। ऐसा नहीं कि सारे व्हेल इसी के आसपास होते हैं, ये एवरेज औसत लंबाई है।
इसका लेकिन वजन देखिए 200 टन के आसपास है, 199 टन। तो सबसे बड़ा तो इसमें यही दिख रहा है वजन और लंबाई के हिसाब से। और नर हैमरेड शार्क भी काफी बड़ी होती है, लेकिन इसके औसत लंबाई करीब करीब 20 फीट की होती है और 1 टन से भी कम होता है इसका वजन। तो सही उत्तर ब्लू व्हेल है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? ऑप्शंस हैं हैजहॉग, लोरिस, एकिडना, कंगारू। सही उत्तर होगा एकिडना। ये दिए गए इमेज में एकिडना को दिखाया गया है। अच्छा, ऐसे स्तनधारी जो अंडे देते हैं इसके लिए एक शब्द होता है अंडज स्तनी, जिसको इंग्लिश में मोनोट्रिम्स बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में ये डायरेक्ट ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंडज स्तनी है। तो यदि एकिडना ऑप्शन में है तो सही उत्तर एकिडना होगा। अच्छा, इनके अलावा एक और स्तनधारी जीव है जिसका नाम है प्लैटिपस, जिसे बतख मुंह प्लैटिपस भी कहा जाता है। ये भी प्लैटिपस भी अंडे देने वाला स्तनधारी जीव है। तो साथियों, सामान्य विज्ञान एमसीक्यू सीरीज का यह पार्ट यही कंप्लीट होता है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, सही उत्तर को कमेंट में लिख सकते हैं। देखते हैं कितने लोगों को दिए गए सभी प्रश्नों को उत्तर पहले से ही मालूम है। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं। कौन सा तत्व क्लोरोफिल में मौजूद नहीं है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? यहाँ भी 4 ऑप्शंस हैं। और तीसरा है तापमान की एसआई इकाई क्या है? यहाँ पे भी 4 ऑप्शंस हैं। सही उत्तर को यदि जानते हैं तो सही फटाफट कमेंट में लिखना शुरू कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथियों, यदि कंटेंट आपको उपयोगी लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख ले, ताकि आने वाली हर एक वीडियो से आप अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाते हुए एक दिन अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। आप हमें YouTube के अलावा Facebook, इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं।